हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या है पहले वो देख लेते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रियान लिमिटेड एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2014। कोई कंपनी का 31 मार्च 14 का आपको डेटा दिया है। इसमें आपको क्या दिया है क्वेश्चन में वो देखो। तो आपको क्वेश्चन में एक तो इनकम स्टेटमेंट दिया है, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट इज इनकम स्टेटमेंट, एंड सेकंड वन इज गिवन बैलेंस शीट, मीनिंग आपको पीएनएल दिया है, बैलेंस शीट दी है और लास्ट में एडजस्टमेंट्स दिए, तीन चीज आपको दी है। आगे जो अपने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर आपको याद होगा कि बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स दो चीजें दिया था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या दिया है, तो इनकम स्टेटमेंट दैट इज पीएनएल अकाउंट आपको एक्स्ट्रा बोला है और उसके ऊपर से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट दैट इज पीएनएल, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट सारे हैं इसके ऊपर से। इट्स लाइक अ फुल फ्लेक्स क्वेश्चन। इसके ऊपर से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले है सेल्स की फिगर। सेल्स की फिगर है, उसमें से सीओजीएस माइनस किया है और उसमें से आंसर आया ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन की अमाउंट है 1,78,000। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया 1,47,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये माइनस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया गया तो प्रॉफिट आया 31,000। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है 1,47,000, उसमें ऐसा लिखा है एडजस्टमेंट में, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि इट इज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 37,000। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन की अमाउंट इंक्लूड है। उसके बाद अदर इनकम एक्सपेंस आपको दिए। अदर इनकम एक्सपेंस में है इंटरेस्ट पेड 23,000। अब ये इंटरेस्ट पेड जो होता है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इंटरेस्ट पे करना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट बेसिकली पे किस पे होता है, लोन या डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे होता है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये पीएनएल में कंसिडर किया गया है, मीनिंग ये इन लोगों ने रिकॉर्ड किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी पीएनएल अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो किया, आपको रीअलोकेट करके उसको फाइनेंसिंग में ले जाना पड़ेगा। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनकम, इसको भी इन लोगों ने ऑपरेटिंग में कंसिडर किया है, आपको रीअलोकेट करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसको भी रीअलोकेट करना पड़ेगा। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट जो 3,000 है इसको भी रीअलोकेट करना पड़ेगा। ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। इसके बाद ये 31,000 में से 8,000 अदर इनकम अदर एक्सपेंस माइनस किया तो आंसर आया 23,000 प्रॉफिट, और इसमें 7,000 का टैक्स प्रोविजन माइनस किया तो आंसर आया 16,000। एक चीज यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, जब भी पीएनएल अकाउंट में इनकम टैक्स लिखा हो, पीएनएल अकाउंट के अंदर जब भी इनकम टैक्स लिखा हो तो ये करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन होता है, ये टैक्स पेड नहीं होता है। कभी भी पीएनएल अकाउंट में टैक्स पेड डेबिट नहीं होता है। पीएनएल अकाउंट में टैक्स इनकम टैक्स का मीनिंग हमेशा क्या समझने का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके रखिएगा। पीएनएल अकाउंट में अगर आपको इनकम टैक्स लिख के दिया, इसका मीनिंग क्या होगा, ये करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन है, वेरी इंपॉर्टेंट, करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन है। एंड करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन कितना है 7,000, और 23 में से 7,000 माइनस करके 16,000 का फाइनली प्रॉफिट शो किया है। ठीक है, अब ये 16,000 का ये जो प्रॉफिट शो किया है, ये 16,000 का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये सारी चीजें जो आप ये देख रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इन लोगों ने कंसिडर किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो करने के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,000 आया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस ऐसे 4 पॉइंट है कि जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस है जिसको इन लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढने के लिए प्लस माइनस किया है। तो आपको इसीलिए हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो फाइंड करते हैं उसमें प्लस माइनस करते हैं ना। तो वो जो प्लस माइनस करते हैं वो क्यों करते हैं, बिकॉज ये जो पीएनएल का प्रॉफिट आता है वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनकम सब कुछ कंसिडर करके आता है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस या माइनस करके उसको दिखाना पड़ेगा। इसके सिवाय क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सीओजीएस भी दिया था, सेल्स था, सीओजीएस था। अब ये सेल्स और सीओजीएस बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, तो सेल्स है, सीओजीएस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इस सबको रीएलोकेट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर फाइंड करना हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो या ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट फाइंड करना हो तो ये सेल्स, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंसिडर करना ही पड़ेगा। खाली डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसलिए उसको प्लस माइनस किया जाता है। तो सेल्स, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपको रीअलोकेट करने की जरूरत नहीं है। आपको पीएनएल अकाउंट में से रीअलोकेट किसको करना पड़ेगा, तो जो ऑपरेटिंग है उसको नहीं, जो नॉन ऑपरेटिंग है, ये सब अदर इनकम अदर एक्सपेंस कि जो या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उसको रीअलोकेट करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स प्रोविजन कोई कैश एक्टिविटी में नहीं होता, प्रोविजन होता है, कोई इसमें कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता, तो इसको प्लस माइनस करना पड़ता है। ठीक है, और फाइनली जो 16,000 का प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट
ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस सब कुछ कंसिडर करने के बाद है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 16,000 का जो प्रॉफिट है उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेल्स, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको प्लस माइनस नहीं करेंगे, बट बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको ये दिखाई, ये सारी चीज़ों को आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको आगे बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन एक बार रीड कर ले। बैलेंस शीट में क्या क्या है, तो बैलेंस शीट में है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में है प्लांट, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्री माइनस किया तो बैलेंस है 6,12,000 एंड 4,37,000। ये जो प्लांट की कॉस्ट है 7,15,000 एंड 5,05,000, ये इसकी कॉस्ट है। इसका अभी तक का डेप्रीशिएशन है 1,03,000 6,68,000, और कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन माइनस करे तो दिस विल बी योर बुक वैल्यू। तो हमें तो इसी के साथ काम है, 6,12,000 ये बुक वैल्यू जो आई, और 4,37,000 ये जो बुक वैल्यू है, हमें तो उसी के ऊपर फोकस करना है, कॉस्ट और डेप्रीशिएशन का। अगर हमें डेप्रीशिएशन की फिगर आपको पीएनएल में नहीं दी होती तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट के ऊपर से डेप्री निकालते, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, आपको याद होगा। तो वैसे प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट बना के डेप्री की अमाउंट निकालते हैं, पर यहाँ पे ऑलरेडी पीएनएल में डेप्रीशिएशन की फिगर आपको दे दी है, तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट का कोई काम नहीं है, आपको कंसिडर क्या करने का, सीधा बुक वैल्यू। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की फिगर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, डेटर्स है, कैश बैलेंस है और प्रीपेड एक्सपेंस है, और लायबिलिटीज के अंदर है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बॉन्ड्स, करंट लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल दैट इज क्रेडिटर, अकाउंट अक्रूड लायबिलिटीज, इनकम टैक्स पेबल दैट इज लायबिलिटी। ओके, ये सारी फिगर्स आपको दिए एंड एडजस्टमेंट्स दिए। एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट वन है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 78,000, इन्वेस्टमेंट खरीदा है, एक बार खाली पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट क्या करना है बाद में समझ लेंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 78,000, इन्वेस्टमेंट परचेज किया 78,000 का, सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 1,02,000, 1,02,000 में इन्वेस्टमेंट सेल किया, और इसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 90,000 थी, और प्रॉफिट जो था वो पीएनएल में क्रेडिट किया। 90,000 की इन्वेस्टमेंट को 1,02,000 पे सेल किया, तो 90,000 की इन्वेस्टमेंट्स को 1,02,000 पे सेल करोगे तो 12,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो ये पीएनएल अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे आप देखो तो पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी, पीएनएल अकाउंट जो इन लोगों ने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो इसके अंदर पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी 12,000 का जो प्रॉफिट है, ये सब थोड़ा रिमूव कर दूं, पीएनएल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी जो 12,000 का प्रॉफिट, जो 90,000 के इन्वेस्टमेंट्स है, वो 90,000 के इन्वेस्टमेंट्स को 1,02,000 पे सेल किया, तो 12,000 का प्रॉफिट हुआ था। ये 12,000 का प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट में से भी पता चल जाता है, और एडजस्टमेंट के सिवाय आपको पीएनएल अकाउंट के अंदर भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि 12,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दे दी है। इसके बाद आगे बैलेंस शीट रीड करते हैं, एडजस्टमेंट रीड करते हैं। थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है परचेज ऑफ प्लांट असेट्स फॉर रुपीज 1,20,000, प्लांट खरीदा 1,20,000 पे, सोल्ड प्लांट असेट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 10,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000 फॉर रुपीज 5,000। कोई प्लांट था जिसकी कॉस्ट से 10,000 और इसके ऊपर 2,000 का डेप्री था, मीनिंग 8,000 रुपये इसकी बुक वैल्यू थी, और इसको 5,000 पे सेल किया, 8,000 को 5,000 में बेचा तो 3,000 का लॉस हुआ। ये लॉस भी आप पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी देख सकते हैं। ये लॉस की अमाउंट यहाँ पे आप देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दैट इज 3,000 रुपीज, ऑलरेडी पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया है। अगर वो 3,000 पीएनएल नहीं दिया होता तो भी हमें पता चल जाता कि 3,000 का प्लांट बेच के लॉस हुआ है। इसके बाद इश्यू 1 लाख बॉन्ड एट द फेस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट। अगेन प्लांट खरीदा, बट प्लांट खरीदने के लिए कैश पे नहीं किया, तो प्लांट खरीदने के लिए हमने क्या किया, बॉन्ड इश्यू किए 1 लाख के, मीनिंग बॉन्ड जो इश्यू किए हैं उसमें ना तो कोई कैश इनफ्लो हो रहा है ना तो आउटफ्लो हो रहा है, खाली प्लांट इंक्रीज हो रहा है और बॉन्ड इश्यू हो रहा है। उसके बाद रिपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड एट द फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी, 50,000 के बॉन्ड्स को हमने रिपेमेंट कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू 15,000 शेयर ऑफ 1,10,000 रुपीज ईच, यानी 1,50,000 रुपीज की इक्विटी शेयर इश्यू की फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेड कैश डिविडेंड ऑफ रुपीज 8,000, डिविडेंड पे करना, अगेन इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पे किया करंट ईयर में, एंड आपको बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो एज पर दी इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अगेन जो हमने इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट किया है कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन आगे इनडायरेक्ट मेथड में फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहला काम ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने पढ़ लिए। क्वेश्चन में नया क्या था, तो क्वेश्चन के अंदर नया ये था कि क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स्ट्रा पीएनएल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी है। अपने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस के अंदर आपको पीएनएल नहीं दिया था, ओनली बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स दिए थे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, तो एक्स्ट्रा आपको पीएनएल की इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे क्वेश्चन करने में ज्यादा कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन जैसे आप करते थे वैसे ही करना है, खाली पीएनएल अकाउंट का एक्स्ट्रा लास्ट में जैसे बैलेंस शीट को रीड करते हैं वैसे यहाँ पे पीएनएल अकाउंट को लास्ट में एक बार रीड कर लेंगे। अगर कोई रीअलोकेशन आता है तो रीअलोकेशन करेंगे। काफी सारी चीजें तो आपको एडजस्टमेंट से पीएनएल की मिल जाएगी। आपको जब पीएनएल करोगे तो काफी चीजें ऐसे निकल जाएगी बिकॉज वो एडजस्टमेंट में कवर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है, आप वीडियो पॉज करके एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और साथ साथ लिखते जाइएगा।
तो फर्स्ट स्टार्टिंग इज क्वेश्चन नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट फॉर्मेट जैसे नॉर्मली करते हैं सेम फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद बाकी प्लस माइनस जो चीजें होती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फॉर्मेट इज रेडी। ओके, अब अपना क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? चलो स्टेप नंबर 1 बोलो। स्टेप नंबर 1 कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले पीएनएल का प्रॉफिट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। और प्रॉफिट आपको कहाँ से लेने का? तो प्रॉफिट मैंने आपको बोला था प्रॉफिट आपको दो जगह से मिलेगा, पीएनएल में भी प्रॉफिट मिलेगा और बैलेंस शीट में भी मिलेगा। आपको कहाँ से लेने का? तो आपको प्रॉफिट हमेशा हमेशा अगर बैलेंस शीट अवेलेबल है तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स का डिफरेंस करेंगे और रिजर्व का जो डिफरेंस आएगा उसी प्रॉफिट से हम चालू करेंगे क्वेश्चन। क्योंकि बैलेंस शीट में जो पीएनएल का डिफरेंस होता है, पीएनएल का प्रॉफिट जो आपको बैलेंस शीट से मिलता है वो आफ्टर अप्रोप्रिएशन होता है और पीएनएल में हो सकता है कि अप्रोप्रिएशन माइनस करके ना दिखाया हो। तो आपको हमेशा प्रॉफिट कहाँ से लेने का? बैलेंस शीट से। तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट देखें, जिसमें आपको थोड़ा रिकंसिलेशन भी समझाता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर आप देखो तो यहाँ पे बैलेंस शीट में प्रॉफिट अलग से आपको पीएनएल अकाउंट नाम करके नहीं दिया है, बट यहाँ पे लिखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया, इन लोगों ने कहाँ पे ट्रांसफर किया? रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्वेश्चन में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस की जगह वर्ड क्या दे सकते हैं? तो यहाँ पे आपको पीएनएल वर्ड दे सकते हैं, खाली रिजर्व लिखा हो ऐसा हो सकता है। तो इन शॉर्ट आपको रिजर्व, पीएनएल, जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, पीएनएल नाम जो भी नाम दिया है उसका डिफरेंस लेके आपको क्वेश्चन चालू करना है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिफरेंस आप देखो तो यहाँ पे पहले यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में करंट ईयर कौन सा और प्रीवियस ईयर कौन सा, वो फिगर्स देख ले। तो फर्स्ट कॉलम जो है ना वो 2014 है और सेकंड कॉलम जो है 2013 है। ध्यान रखिएगा उल्टा लिखा है क्वेश्चन में, पहले करंट ईयर की फिगर्स है। वैसे आप फॉर्मेट तो बराबर है, बट करंट ईयर की इंफॉर्मेशन जो है वो पहले है और प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन बाद में है। पहले 2014 है और सेकंड 2013 है, मीनिंग दिस इज योर करंट ईयर एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर। ओके, सो फर्स्ट आप देखो करंट ईयर का क्लोजिंग है 140 और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है 132। तो प्रीवियस ईयर की कंपेयर में 132 की कंपेयर में करंट ईयर का रिजर्व कितना हुआ? 140 हुआ। तो बोलो रिजर्व इंक्रीज कितना हुआ? तो 8000 से रिजर्व इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? तो ऑब्वियसली रिजर्व 8000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है। तो 8000 रुपए, इसका मीनिंग ये हुआ कि पीएनएल का जो प्रॉफिट 8000 था ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पे 8000 इंक्रीज किया है, ट्रांसफर किया है। ओके, रिकंसिलेशन देखे कि 8000 क्या पीएनएल में आपको मिल रहा है? तो यहाँ पे आप देखो तो पीएनएल में आप देखोगे ना तो 8000 आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। पीएनएल में आप यहाँ पे देखो तो इनकम टैक्स की अमाउंट माइनस करने के बाद, टैक्स प्रोविजन 7000 माइनस करने के बाद अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट तो आपको 16000 दिख रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? तो पीएनएल बैलेंस शीट में से हमने प्रॉफिट निकाला, रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिफरेंस 140 और 132 का डिफरेंस निकाला तो कितना है? 8000 का प्रॉफिट आया। अब 8000 का प्रॉफिट मैं आपको बोल रहा हूँ कि करंट ईयर में प्रॉफिट 8000 का हुआ है, जबकि आप पीएनएल अकाउंट देखो तो पीएनएल अकाउंट तो बोल रहा है कि प्रॉफिट 8000 नहीं 16000 हुआ है। तो ये गलत कैसे हुआ? तो गलत नहीं है, ये 16000 का जो प्रॉफिट है दैट इज बिफोर अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट जो है वो कैसा है? पीएनएल में प्रॉफिट कैसा दिया है? बिफोर अप्रोप्रिएशन। अपने एडजस्टमेंट्स अगर आप देखो तो एक एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था, 8 नंबर का एडजस्टमेंट, पेड कैश डिविडेंड ऑफ 8000। डिविडेंड पे करना आपको पता होगा अप्रोप्रिएशन एक्टिविटी में आता है, डिविडेंड पे करना अप्रोप्रिएशन एक्टिविटी में आता है। तो डिविडेंड 8000 जो पे किया वो अप्रोप्रिएशन एक्टिविटी है और प्रॉफिट जो करंट ईयर का 16000 है वो बिफोर अप्रोप्रिएशन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें से देखो डिविडेंड कहीं माइनस नहीं किया है। तो 16000 प्रॉफिट में से 8000 का डिविडेंड अप्रोप्रिएशन माइनस करो तो बोलो प्रॉफिट कितना बचेगा? 8000 बचेगा। और 16000 में से 8000 माइनस करके 8000 का जो प्रॉफिट आया, ये 8000 का प्रॉफिट कहाँ ले गए होंगे? तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफर किया होगा। रिकंसिलेशन समझ आया होगा आपको। 1,40,000 132 से 140 प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे हुआ? तो 8000 इंक्रीज हुआ जो पीएनएल में से ट्रांसफर किया होगा और बाकी का 8000 16000 में से 8000 रुपए डिविडेंड अप्रोप्रिएशन किया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन चालू कहां से करेंगे बोलो? तो पीएनएल के प्रॉफिट 16000 से चालू करूं, पीएनएल के प्रॉफिट 16000 से चालू करूं कि बैलेंस शीट के डिफरेंस 8000 से चालू करूं? तो ऑब्वियसली मैं बैलेंस शीट से चालू करूंगा। रीजन क्या? तो मैंने आपको बोला था मुझे प्रॉफिट कौन सा चाहिए, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चालू करना है वो प्रॉफिट मुझे हमेशा आफ्टर अप्रोप्रिएशन चाहिए, जबकि पीएनएल का प्रॉफिट है वो मे भी हो सकता है आफ्टर अप्रोप्रिएशन हो और मे भी हो सकता है बिफोर अप्रोप्रिएशन हो। अभी तो बिफोर अप्रोप्रिएशन है तो मुझे तो आफ्टर अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं बैलेंस शीट के डिफरेंस से चालू करूंगा 8000 रुपए। ठीक है, सो अपना पहला पॉइंट क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके अंदर नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट कितना लिखेंगे? तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट यहाँ पे हम शो करते हैं 8000 रुपए। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट यहाँ पे लिखते जाते हैं 8000 रुपए नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। यहाँ पे इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं, आउटर कॉलम लास्ट में ट्रांसफर करना वो भी कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल 8000 रुपए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप बोलो आगे? इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद स्टेप नंबर 2 अपने क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स को क्लियर करेंगे।
पीएनएल बैलेंस शीट रीड करना थर्ड स्टेप में करेंगे, बट फर्स्ट स्टेप प्रॉफिट लिख दो। ओके, सेकंड स्टेप एडजस्टमेंट क्लियर करो। चलो एक एक करके एडजस्टमेंट देखते जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ₹78,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप देखो तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे आपको कहीं पे दी थी, ये सीधा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रीवियस ईयर था 127 और करंट ईयर में है 1,15,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रीवियस ईयर में थी 127 और करंट ईयर में बैलेंस कितना है 1,15,000। सो डिफरेंस तो खाली 12,000 का दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिफरेंस खाली कितना दिख रहा है 12,000 का। तो इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस खाली 12,000 का दिख रहा है। एक्चुअली एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स परचेज किया था 78,000 का, इन्वेस्टमेंट परचेस कितना हुआ था 78,000 का, जबकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डिफरेंस आप देखें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डिफरेंस में खाली 12,000 का डिफरेंस शो करे। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में और भी कोई एडजस्टमेंट होगा, परचेस सेल होगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो डिफरेंस है ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग और जो एडजस्टमेंट की फिगर है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। और मैंने आपको बोला था जब बैलेंस शीट का ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस और एडजस्टमेंट के अमाउंट मैच ना करे तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सब डिफरेंस कहां से क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बना के देखना पड़ेगा कि क्या और चेंजेस आया था, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग और 78,000 जो एडजस्टमेंट की फिगर है ये मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम अकाउंट बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अकाउंट हम पहले से नहीं बना सकते कि इतने अकाउंट क्वेश्चन चालू किया तो आपको पहले से पता होगा कि भी इतने इतने अकाउंट बनाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक एक करके एडजस्टमेंट जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये अकाउंट की जरूरत है, ये अकाउंट की जरूरत है। वैसे वैसे आपको जैसे पता चलता जाए वैसे वैसे हम अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट अकाउंट आई एम स्टार्टिंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग चेक कर लीजिए एक बार। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग है 1,27,000, ये ओपनिंग है, ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर की फिगर है 127 और ये करंट ईयर की फिगर है 1,15,000। तो 127 एंड 1,15,000 बराबर। ये ओपनिंग क्लोजिंग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग की फिगर यहाँ पे शो कर लेते हैं। 1,27,000 वॉज ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 127 एंड 1,15,000। क्लोजिंग बैलेंस है 1,15,000। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1,15,000। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग शो कर दिया। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 1 वापस एक बार रीड करें। तो एडजस्टमेंट में बोला था परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ₹78,000। इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री बोलो। तो इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री, आपको सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आनी चाहिए। एंट्री अगर आपको आती है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इजी फॉर यू। इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री 78,000 में परचेज की एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट टू बैंक या इन्वेस्टमेंट टू कैश। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट से रहेगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 78,000 में इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट आएगा। यहाँ पे 78,000 में परचेज किया था, तो यहाँ पे 78,000 प्राइस यहाँ पे शो कर देंगे इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ओके, इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ 78,000। ओके, इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ, आपने एंट्री क्या बोली, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। एंट्री में कहीं पे भी कैश बैंक या पीएनएल आता है तो आपको सेकंड इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट खरीदो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको आउटफ्लो शो करेंगे, परचेज किया आउटफ्लो होगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे शो करेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 78,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 78,000, यहाँ पे आउटफ्लो के फॉर्म में 78,000 शो कर देंगे बराबर। और एंट्री जो आपने बोली थी इन्वेस्टमेंट टू कैश और बैंक, तो इसमें पीएनएल अकाउंट नहीं आ रहा है। अगर पीएनएल अकाउंट भी एंट्री में होता तो एक और इफेक्ट पीएनएल में प्लस माइनस करते। एंट्री में खाली कैश आ रहा है, आपको याद रखना है एंट्री में पीएनएल या कैश आता है तो उसकी इफेक्ट कहाँ जाएगी एंट्री में। अगर पीएनएल या कैश आता है तो उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करना है। अगर एंट्री में पीएनएल और कैश दोनों आता है, कैश बैंक दोनों आता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डबल इफेक्ट होगी। अगर एंट्री में पीएनएल या कैश दोनों में से कोई एक ही आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक इफेक्ट होगी। ये जो आपने एंट्री बोली इन्वेस्टमेंट टू कैश, उसमें ओनली कैश अकाउंट आ रहा है, पीएनएल नहीं आ रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ही इफेक्ट होगी, वो हमने कर दी। इसके बाद आगे बोला है सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ₹1,02,000। इन्वेस्टमेंट को सेल किया, कितने में सेल किया 1,02,000 एंड जो कॉस्ट थी 90,000 और उसका जो प्रॉफिट था उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है,
तो 90,000 के इन्वेस्टमेंट को 1,02,000 पे सेल किया तो 12,000 का प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट को इन लोगों ने पीएनएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो 90,000 का प्रॉफिट, 90,000 की इन्वेस्टमेंट 1,02,000 पे सेल करेंगे और 12,000 का प्रॉफिट होगा। चलो एंट्री बोलते हैं पहले। एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1,02,000 टू इन्वेस्टमेंट 90,000 टू पीएनएल अकाउंट 12,000 है। एंट्री वैसी होगी। बैंक डेबिट कितना? 1,02,000 टू इन्वेस्टमेंट 90,000 का गया, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना? 90,000 टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट कितना? 12,000। बराबर। एंट्री का पोस्टिंग करें, इन्वेस्टमेंट, अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। बराबर। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सबसे पहले अगर आपको ये डायरेक्ट एंट्री मैंने बोली, कंबाइंड एंट्री बोली, अगर आपको ये ना समझ आए तो अलग अलग एंट्री करते हैं। चलो पहले खाली इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री बोलो, बैंक टू इन्वेस्टमेंट होगा, 1,02,000 पे सेल किया तो एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट। चलो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया था? 1,02,000। प्रॉफिट की एंट्री को बाद में अलग कर लेता हूं मैं। बराबर। मैं अलग अलग एंट्री करूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। पहली एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट। चलो एंट्री में बैंक टू इन्वेस्टमेंट, पीएनएल वाली एंट्री बाद में रखते हैं, पहले इसका पोस्टिंग करें। चलो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, एंट्री में बैंक अकाउंट आया। ओके, अगर बैंक अकाउंट आया तो दूसरी इफेक्ट कहां देने की बोलो? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बोलो कौन सी एक्टिविटी में शो करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे परचेस किया था, वैसे यहाँ पे सेल कर देंगे, सेल ऑफ व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलो कितने में सेल हुआ था? 1,02,000। तो यहाँ पे अमाउंट शो कर दो, 1,02,000 इन्वेस्टमेंट सेल। ओके, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव क्योंकि इनफ्लो हुआ है। ओके, एक ये एडजस्टमेंट हो गया। चलो आगे जाते हैं। इसके बाद क्या आएगा? तो इन्वेस्टमेंट सेल करने पे 12,000 का प्रॉफिट हुआ था। चलो प्रॉफिट की एंट्री अलग कर लेते हैं। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। तो इसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल अकाउंट कर लेते हैं। कितना होगा? 12,000 इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट से रहेगा 12,000 इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। ओके, अब 12,000 एंट्री जो की एंट्री थी इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। एंट्री में पीएनएल आया। अगर पीएनएल आया तो दूसरी इफेक्ट बोलो कहाँ देनी पड़ेगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पे शो करेंगे? बोलो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्रॉफिट के अंदर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? तो आप सोचो ये प्रॉफिट पीएनएल में क्या किया होगा? प्रॉफिट है तो पीएनएल में क्रेडिट किया होगा, क्रेडिट मीनिंग प्लस। तो अब ये नॉन कैश एक्टिविटी, 12,000 रुपये प्रॉफिट जो पीएनएल में क्रेडिट हुआ, 12,000 रुपये जो प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट हुआ, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन कैश नहीं सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ, क्योंकि 12,000 रुपये यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट सेल की है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो 1,02,000 दिखा ना, इसमें ऑलरेडी वो 12,000 रुपये इंक्लूड है। तो इसको आप डबल टाइम तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 1,02,000 में ऑलरेडी 12,000 इंक्लूड है, तो इसको आप डबल टाइम शो नहीं कर सकते। तो पीएनएल में अगर आपने क्रेडिट किया तो बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो मुझे यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट पार्ट में खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिमूव करना पड़ेगा। अब बोलो पीएनएल में क्या किया होगा? 12,000 रुपए के प्रॉफिट को पीएनएल में क्रेडिट किया होगा, क्रेडिट मीनिंग क्या किया होगा? प्लस किया होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? डेबिट। डेबिट मीनिंग क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हेड है यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ये आपको समझा? पीएनएल में क्रेडिट हुआ तो आप डेबिट करेंगे, डेबिट मीनिंग माइनस। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का पॉइंट आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? 12,000। सो 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे माइनस करेंगे। ऊपर माइनस का हेड ऑलरेडी है, खाली हम यहाँ पे आउटर कॉलम अमाउंट शो कर लेते हैं, लास्ट में टोटल करके लिख देंगे। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट सेल हो गया 90,000 का। ओके, और इसकी दो इफेक्ट करनी थी, वो हो गई। इन्वेस्टमेंट सेल किया था 1,02,000 में, एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट की एंट्री थी इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट डेबिट करके एंट्री प्रॉफिट जो था इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। और इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस होगा, क्योंकि क्रेडिट हुआ तो डेबिट करेंगे, वो कर दिया। बराबर। आपको खाली इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन करते टाइम कि एक एडजस्टमेंट देखो, उसकी जो इफेक्ट्स होती है वो इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांसफर करो। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आप पहले ये क्लेरिफाई करो, ये क्लियर करो कि आपने जो एडजस्टमेंट देखा क्या उसकी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो गई। एक एडजस्टमेंट पढ़ो, एंट्री बोलो, प्रोसेस सिंपल है आपका। एडजस्टमेंट पढ़ो, एंट्री बोलो, एंट्री का पोस्टिंग अकाउंट में होता तो अकाउंट में करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में करो, देन आफ्टर गो फॉर नेक्स्ट एडजस्टमेंट। वेरी सिंपल ट्रांजेक्शंस। ये फॉर्मूला, ये लॉजिक अगर आप फॉलो करो तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर एडजस्टमेंट हो गया, फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट है परचेज ऑफ प्लांट एसेट फॉर ₹1,20,000। प्लांट खरीदा 1,20,000। अब बैलेंस शीट में देखो क्या प्लांट का डिफरेंस 1,20,000 आ रहा है क्या?
तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो तो प्लांट की वैल्यू ओपनिंग है 4,37,000 और क्लोजिंग है 6,12,000। 437 और 6,12,000, मैं खाली बुक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट और डेप्री का अपने को अभी कोई काम नहीं है, बुक वैल्यू पे फोकस करो। ओपनिंग है 437 और क्लोजिंग है 6,12,000। डिफरेंस आप करोगे तो डिफरेंस एडजस्टमेंट में जो आपको फिगर दी है 1,20,000 उससे मैच नहीं हो रहा है। प्लांट की फिगर, प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग और ये 1,20,000 का जो प्लांट खरीदा ये ओपनिंग क्लोजिंग के साथ ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस से मैच नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग क्या? तो इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसका भी एक अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, प्लांट अकाउंट। तो इसका भी साथ साथ जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था इसके बाद एक और अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज प्लांट अकाउंट। तो यहाँ पे अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, प्लांट अकाउंट। ओके, प्लांट अकाउंट हेडिंग दे देते हैं, प्लांट अकाउंट। और प्लांट अकाउंट हम कौन सी वैल्यू पे बना रहे हैं? कॉस्ट पे की डेप्रिसिएशन से, दोनों में से एक भी नहीं, हम इसको बुक वैल्यू पे प्रिपेयर करें। सो प्लांट अकाउंट हमने बनाया, उसका ओपनिंग क्लोजिंग शो कर दे। प्लांट अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दैट वाज प्लांट का 4,37,000, 6,12,000। ओपनिंग 437, क्लोजिंग 6,12,000। तो प्लांट का डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस, प्लांट असेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,37,000 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आएगा 6,12,000। सो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 6,12,000। प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग शो कर दिया। नाउ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट आपको ये बोला था कि परचेज प्लांट फॉर रुपीज 1,20,000, प्लांट खरीदा 1,20,000। चलो एंट्री बोलो, प्लांट खरीदने की एंट्री, प्लांट टू कैश और बैंक होगा तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो प्लांट अकाउंट में यहाँ पे डेबिट से रहेगा टू कैश और बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट टू कैश और बैंक। अब कैश बैंक जो लिखना हो लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बैंक लिख लेता हूँ। प्लांट अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट 1,20,000 में खरीदा था, सो प्लांट अकाउंट टू कैश और बैंक। ओके, क्या एंट्री के अंदर कैश बैंक या पीएनएल आया? यस आया। तो अगर ये आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी, ऑफकोर्स आएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पे? प्लांट खरीदना हो, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हुआ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलो इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, तो खरीदा तो आउटफ्लो होगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ प्लांट, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो कर देंगे परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट इट इज 1,20,000। सो परचेज ऑफ प्लांट 1,20,000 यहाँ पे माइनस साइन से शो कर देंगे परचेज ऑफ प्लांट, बराबर। ये एडजस्टमेंट है। इसके बाद थर्ड नंबर एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड फोर्थ नंबर बोला है सोल्ड प्लांट असेट दैट कॉस्ट ऑफ 10 दैट कॉस्ट इज 10,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000 सोल्ड फॉर रुपीज 5,000। 10,000 का प्लांट, फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। 10,000 का प्लांट जिसके ऊपर 2,000 का डेप्री ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका था, 10,000 का प्लांट जिसपे 2,000 का डेप्री ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका था, तो 10,000 में से आप 2,000 माइनस करो तो 8,000 इसकी बुक वैल्यू होगी। ये 8,000 रुपए का प्लांट कितने में बेचा था? 5,000 में बेचा था। तो 8,000 का प्लांट अगर 5,000 में बेचा तो 3,000 का लॉस हुआ। आपने पीएनएल अकाउंट जब देखा था आपको याद होगा, तो पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी 3,000 का लॉस, मैंने आपको रिकंसिलेशन दिखाया था कि 3,000 का लॉस पीएनएल में भी है, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट इफेक्ट करता है कि 8,000 का प्लांट 5,000 में बेचेंगे। चलो प्लांट अकाउंट ऑलरेडी है अपने पास, यस है, अभी बनाया था। तो प्लांट को 8,000 के प्लांट को 5,000 में बेचना है। कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट करो आपके लिए इजी रहेगा। चलो पहले 5,000 में खाली प्लांट बेच से, फिर 3,000 के लॉस की बात बाद में करेंगे। तो पहले प्लांट बेचने की एंट्री क्या होगी बोलो? चलो प्लांट बेचने की एंट्री बैंक टू प्लांट होगा, एंट्री बैंक टू प्लांट। तो प्लांट अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय बैंक अकाउंट। सो प्लांट अकाउंट में क्रेडिट से लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा था? 5,000 में बेचा था। सो 8,000 का प्लांट 5 में बेचा, तो प्लांट बेचने की एंट्री बैंक टू प्लांट 5,000। ओके, बैंक टू प्लांट ये जो एंट्री की, क्या उसमें कैश बैंक या पीएनएल आया? यस आया। तो दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी जाएगी। तो चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसकी दूसरी इफेक्ट दे दो। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट प्लांट बेचना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्लांट हुआ, प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया था, बेचा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो आउटफ्लो क्या हुआ? तो इनफ्लो हुआ। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो कर देंगे सेल ऑफ प्लांट। यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इट इज सेल ऑफ प्लांट 5,000। सेल ऑफ प्लांट कितना आएगा? 5,000। तो उसको शो कर दिया। चलो आगे, 8,000 का प्लांट अगर 5,000 में बेचा तो 3,000 का लॉस भी होगा, एंड लॉस होगा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट किया होगा। तो एंट्री क्या होगी? लॉस की एंट्री बोलो पीएनएल टू प्लांट होगा। अगर लॉस है तो पीएनएल डेबिट होगा, तो सामने क्रेडिट कौन होगा? प्लांट अकाउंट ऑब्वियसली। तो प्लांट अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? पीएनएल टू प्लांट। तो प्लांट अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखना पड़ेगा? बाय पीएनएल अकाउंट। ये पीएनएल क्या है?
P&L मीनिंग ये लॉस है, तो P&L टू प्लांट 3000 एंट्री। ओके, ये जो एंट्री बोली क्या है, उसमें P&L कैश बैंक आ रहा है, ये सारा है, क्या आ रहा है, कैश बैंक, P&L आ रहा है, एंट्रीज P&L टू प्लांट। तो P&L अकाउंट अगर आपने डेबिट किया, तो P&L अकाउंट अगर आपने डेबिट किया है, तो डेबिट मीनिंग क्या किया होगा, माइनस किया होगा। डेबिट मीनिंग क्या किया होगा, माइनस किया होगा। अब ये तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बराबर। तो इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखा सकते, और आपका जो प्रॉफिट है, ये जो स्टार्टिंग प्रॉफिट है 8000 का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट वो 3000 लॉस माइनस करने के बाद का है। 3000 का लॉस क्या है, माइनस करने के बाद ये 8000 का प्रॉफिट आया। तो अगर ये 8000 3000 माइनस करने के बाद है, तो 8000 को करेक्ट करना हो तो 3000 रुपये वापस प्लस करना पड़ेगा। और अनदर वे, वो लॉस जो P&L में डेबिट किया होगा, डेबिट मीनिंग क्या किया होगा, माइनस किया होगा, तो आप क्या करो, रिवर्स करो, क्रेडिट करो। क्रेडिट मीनिंग क्या करो, प्लस करो। तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो प्लस माइनस शो करते हैं, उसमें कहाँ पे लिखेंगे, प्लस साइन में लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का पॉइंट अभी आया, दैट इज व्हाट, लॉस ऑन प्लांट। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट, लॉस ऑन प्लांट, कितना, 3000। तो यहाँ पे अमाउंट शो कर लेते हैं 3000 लॉस ऑन प्लांट। ओके, ये एडजस्टमेंट हो गया प्लांट बेचने का। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट इज डन। ओके, इसकी P&L की जो इफेक्ट थी वो कहाँ पे थी, P&L टू प्लांट किया था, तो P&L एंट्री में आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आएगा और प्लांट अकाउंट में भी जाएगा, दोनों जगह पे हमें शो कर दिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, मैं अब क्वेश्चन जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसके सीक्वेंस को समझने का ट्राई करूँ कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। आप समझो क्वेश्चन को मैं हैफेजर्ली नहीं कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ, उसकी एंट्री सोच रहा हूँ। अगर एंट्री में कैश बैंक का P&L आता है तो उसकी दूसरी इफेक्ट कैश अकाउंट, अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जा रही है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। अकाउंट बनाया तो अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, अकाउंट नहीं बनाया तो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर जा रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो दिखाना ही पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन का एग्जीक्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी हैफेजर्ड मैनर में कोई भी एंट्री, एक अकाउंट में लिखा, कैश फ्लो में नहीं लिखा, कैश फ्लो में लिखा, अकाउंट में नहीं लिखा, ऐसा कुछ भी आप करोगे, एक आध पॉइंट लिखना रह गया तो आंसर मैच नहीं होगा। सो आपको आराम से एक एक एडजस्टमेंट पढ़ना है, एंट्री बोलना है, अकाउंट में एंट्री पोस्टिंग करो, कैश फ्लो में आता तो कैश फ्लो में पोस्टिंग करो, एंड देन आफ्टर गो फॉर द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर पहुंचे थे, पॉइंट नंबर 5, इशू 1 लाख रुपीज बॉन्ड, 1 लाख रुपीज बॉन्ड इन द एक्सचेंज ऑफ प्लांट। मीनिंग क्या हुआ, प्लांट खरीदा और सामने बॉन्ड इश्यू किया, 1 लाख का प्लांट खरीदा और सामने बॉन्ड इश्यू किया। अब प्लांट खरीदने की एंट्री नॉर्मली क्या करते हैं हम, एंट्री नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, प्लांट टू कैश बैंक, बट यहाँ पे हमने प्लांट खरीदा और सामने हमने कैश पे नहीं किया, हमने क्या किया, बॉन्ड इश्यू किया। तो एंट्री क्या होगी, प्लांट टू बॉन्ड, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड अकाउंट। बोले इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्लांट आया बॉन्ड गए, तो ना तो कैश आया ना तो गया, तो एंट्री हुई प्लांट टू बॉन्ड 1 लाख। चलो पहले पोस्टिंग कर लेता हूँ, प्लांट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, प्लांट अकाउंट में आएगा डेबिट साइड टू बॉन्ड अकाउंट 1 लाख रुपीज, प्लांट अकाउंट टू बॉन्ड अकाउंट 1 लाख रुपीज। ओके, बॉन्ड आपने इश्यू किए थे, अब ये ना तो कैश इनफ्लो है ना तो आउटफ्लो है, ठीक है। ओके, अब ये प्लांट अकाउंट टू बॉन्ड अकाउंट, एंट्री जो आपने बोली प्लांट अकाउंट टू बॉन्ड अकाउंट, इसमें कैश बैंक या P&L आता है, एंट्री में नहीं आता। अगर एंट्री में कैश बैंक P&L नहीं आता तो बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं होगी, बट प्लांट अकाउंट के अंदर इफेक्ट होगी, बॉन्ड अकाउंट के अंदर इफेक्ट होगी, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं होगी। चलो बॉन्ड अकाउंट का डिफरेंस बैलेंस शीट में देखो, साथ साथ जस्ट रिकंसिलिएशन चेक करते हैं। बॉन्ड अकाउंट देखो लायबिलिटी साइड, तो बॉन्ड का ओपनिंग है 2,40,000 क्लोजिंग है 2,95,000। ओपनिंग है 245, क्लोजिंग है 295, मीनिंग ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस कितना आ रहा है, ओनली 50,000। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस कितना है, 50,000, जबकि हमने बॉन्ड कितने इश्यू किए थे, 1 लाख के। 1 लाख के बॉन्ड इश्यू किए और ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो 1 लाख मैच नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें और भी एडजस्टमेंट्स होंगे। तो जब भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस और एडजस्टमेंट की फिगर का डिफरेंस मैच ना हो तो हम क्या करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। तो अकाउंट बना देंगे, इसके लिए भी अकाउंट बना लेंगे। सो हमें नहीं पता कि कितने अकाउंट बनाना है, बट आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसमें जरूरत नहीं है। जहां पे डायरेक्टली मैच हो जाए, जैसे कल अपने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ने किया था, इसमें इक्विटी शेयर एग्जैक्टली मैच हो रहा था, ओपनिंग क्लोजिंग इक्विटी शेयर और एडजस्टमेंट की फिगर सेम मैच हो रही थी, तो फिर इक्विटी शेयर का अकाउंट नहीं बनाया था। बट जहां पे मैच नहीं हो रहा है वहां पे आपको अकाउंट कंपलसरी बनाना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको बॉन्ड अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे बॉन्ड अकाउंट बना देते हैं। अकाउंट का हेडिंग लिख लो, बॉन्ड अकाउंट। बॉन्ड अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग कितना वो चेक कर लेते हैं।
तो बॉन्ड अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे देख लो, ओपनिंग था 245, क्लोजिंग है 295, ओपनिंग क्लोजिंग 245 295, बॉन्ड लायबिलिटी होता है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिट बैलेंस पहले ओपनिंग यहाँ पे लिखते हैं 245 बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,45,000 और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट से 2 बैलेंस क्रेडिट डाउन 2,95,000। ओके, इसके बाद आपको क्या बोला था कि 1 लाख के बॉन्ड इश्यू किए थे प्लांट के बदले में, एंट्री प्लांट टू बॉन्ड, तो बॉन्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड भी आएगा, प्लांट अकाउंट में डेबिट किया था तो बॉन्ड अकाउंट में क्रेडिट से आएगा बाय प्लांट अकाउंट दैट इज रुपीज 1 लाख, बराबर। दो इफेक्ट होगी, अपने प्लांट अकाउंट में डेबिट किया और बॉन्ड अकाउंट में क्रेडिट किया, और इसकी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी, बिकॉज ना तो कोई कैश इनफ्लो है ना तो कोई आउटफ्लो है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बराबर, ये एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आया। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे पहुंचे, आगे लिखा है रीपेड 50,000 बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी, 50,000 के बॉन्ड का रीपेमेंट किया। तो बॉन्ड अकाउंट अभी हमने बनाया था, अब ये काम लग जाएगा। बॉन्ड अकाउंट का रीपेमेंट किया, एंट्री क्या होगी? बॉन्ड लायबिलिटी है उसका पेमेंट करोगे, एंट्री क्या होगी? बॉन्ड टू कैश और बैंक। तो बॉन्ड अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, बॉन्ड अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, अगर समझो कि बैंक से पेमेंट किया बॉन्ड का, सो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। कितना रिपेमेंट किया था? 50,000 का रिपेमेंट किया था, तो बॉन्ड अकाउंट टू कैश और बैंक 50,000। ओके, एंट्री क्या बोली? बॉन्ड टू कैश और बैंक, एंट्री में कैश बैंक आया। ओके, अगर आया तो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इफेक्ट आएगी, एक इफेक्ट। तो बॉन्ड रीपेमेंट करना, बॉन्ड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बॉन्ड इश्यू किया होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो उसका रीपेमेंट किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करना पड़ेगा बिकॉज रीपेमेंट किया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी इसको शो करेंगे, रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड। रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड दैट इज 50,000, और ये 50,000 का रीपेमेंट यहाँ पे माइनस साइन से शो करना पड़ेगा, 50,000 रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड, ठीक है, माइनस साइन से शो करेंगे। ये एडजस्टमेंट हो गया, पर अब सिंपल एडजस्टमेंट से आपको खाली जनरल एंट्री आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 पहुंचे, इश्यू 15,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज इच, इक्विटी शेयर इश्यू किए 1,50,000 के, 15,000 शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू, यानी 1.5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इश्यू किए। अब इक्विटी शेयर इश्यू करना ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। चलो वापस चेक करते हैं, क्या इक्विटी शेयर का डिफरेंस ओपनिंग क्लोजिंग का 150 मैच होता है क्या? तो इक्विटी शेयर में आप देखो, ओपनिंग है 3,15,000 और क्लोजिंग है 465, ओपनिंग है 315 और क्लोजिंग है 465, डिफरेंस करो तो एग्जैक्ट 150 हो रहा है। तो बोलो इसका अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग और एडजस्टमेंट के अमाउंट 150 ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो इसका मीनिंग पता चल गया अभी एग्जैक्ट 150 का डिफरेंस है, और ये इस रीजन की वजह से, इश्यू इक्विटी शेयर की वजह से इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा अकाउंट नहीं बनाएंगे। बट एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर इश्यू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है तो अकाउंट नहीं बनाएंगे, बट कहीं पे इसको शो तो करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर इश्यू करना बोलो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 करके लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने इश्यू किए थे? 1 लाख के, तो सॉरी 1,50,000 इश्यू किया था, तो 1,50,000 यहाँ पे इसको शो करेंगे। इनफ्लो के आउटफ्लो शो करेंगे, तो ऑब्वियसली इनफ्लो हुआ था, इक्विटी शेयर इश्यू करने पे कैश इनफ्लो होगा, तो एंट्री बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो कर देंगे, बराबर। ये एक एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखें, पॉइंट नंबर 8 आया, 7 नंबर का पॉइंट हो गया 8 नंबर पॉइंट लिखा है पेड डिविडेंड, कैश डिविडेंड ऑफ रुपीज 8,000, 8,000 रुपए का डिविडेंड पे किया। अब 8,000 रुपए का कैश डिविडेंड पे किया। अब आप बैलेंस शीट में मैंने आपको लॉजिक समझाया था डिविडेंड का, वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ये रहा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट का, ये रहा लायबिलिटी साइड। अब बैलेंस शीट में देखो, लायबिलिटी साइड में कहीं पे भी डिविडेंड पेएबल कहीं नहीं है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये प्रीवियस ईयर की फिगर्स है, पहला जो कॉलम है ना ये प्रीवियस ईयर की फिगर्स है। बैलेंस शीट में कहीं भी आप देखो डिविडेंड पेएबल अकाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीवियस ईयर का कोई भी डिविडेंड आउटस्टैंडिंग नहीं है, फिर भी पे किया। अब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, फिर भी डिविडेंड अगर पे किया है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इंटरिम डिविडेंड होगा। अगर बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल दिख रहा है और फिर वो करंट ईयर में मैं पे करूं, तो इसका मीनिंग वो फाइनल डिविडेंड प्रीवियस ईयर का मैं करंट ईयर में पे कर रहा हूं। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर बैलेंस शीट में लास्ट ईयर डिविडेंड पेएबल लायबिलिटी है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में, तो लास्ट ईयर की फिगर में कहीं पे भी डिविडेंड पेएबल अकाउंट होता और अगर मैं करंट ईयर में उसको पे करता, तो इसको क्या मानेंगे कि लास्ट ईयर था और इस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में पे किया। मीनिंग क्या, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी लास्ट ईयर के पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा और इस साल खाली पे करना है। लास्ट ईयर ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट हो गया और इस साल पे करना है। लास्ट ईयर ऑलरेडी लायबिलिटी क्रिएट हो गई हो और इस साल पे करना हो तो खाली पेमेंट होगा।
बट लास्ट ईयर अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नहीं है और फिर भी अगर आप डिविडेंड पे करो, इसका मीनिंग ये फाइनल डिविडेंड नहीं है, ये इंटरिम डिविडेंड हुआ। अगर फाइनल डिविडेंड होता तो फाइनल डिविडेंड बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के फॉर्म में, डिविडेंड पेएबल के फॉर्म में बैलेंस शीट में होना चाहिए था। बैलेंस शीट में डिविडेंड नहीं है फिर भी अगर आप पे करो, इसका मीनिंग आप करंट ईयर का डिविडेंड पे करो, करंट ईयर का पे करो, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये डिविडेंड आपका करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड है, ये प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड नहीं है। ओके, क्या ये करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड प्रपोज होता है, पे तो नेक्स्ट ईयर होता है। दो चीजें है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड करंट ईयर का हो तो करंट ईयर में पे नहीं होता, पेमेंट नेक्स्ट ईयर होता है। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में ही डेबिट होता है, पीएनएल में प्रपोज होता है और फिर करंट ईयर में ही पे होता है। ये दो चीजें ध्यान रखना है। मीनिंग देयर बाय अगर इंटरिम डिविडेंड है तो पीएनएल डेबिट भी किया होगा और पेमेंट भी किया होगा। अगर फाइनल डिविडेंड है करंट ईयर का तो खाली प्रपोज होगा, पे नहीं होगा। अगर फाइनल डिविडेंड करंट ईयर का है तो खाली प्रपोज होगा, मीनिंग पीएनएल डेबिट होगा, पे नहीं होगा। ओके, फाइनल डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है तो फाइनल डिविडेंड अगर प्रीवियस ईयर का है तो फाइनल डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के पीरियड में डेबिट हो गया होगा, इस साल खाली क्या होगा, पे होगा। ये तीन चीजें क्लियर हो रही होगा आपको? वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं। डिविडेंड तीन टाइप के, दो टाइप के वैसे, इंटरिम एंड फाइनल। फाइनल में दो चीजें, फाइनल करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, और इंटरिम तो खाली करंट ईयर का हो सकता है। ठीक है, डिविडेंड दो टाइप के, इंटरिम एंड फाइनल। इंटरिम कौन से ईयर का होगा बोलो? ओनली करंट ईयर। ओके, फाइनल कौन से ईयर का होगा? मे बी करंट ईयर का, मे बी प्रीवियस ईयर का। चलो, इंटरिम डिविडेंड का क्या करेंगे? तो इंटरिम डिविडेंड वाला पॉइंट बराबर एक बार ये चीज समझने के बाद नोट डाउन करके भी लिख लीजिएगा। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम खाली करंट ईयर का हो सकता है, फाइनल प्रीवियस ईयर का या तो करंट ईयर का, दोनों हो सकता है। चलो इंटरिम पे आते हैं। इंटरिम का आंसर क्या? तो इंटरिम अगर है तो इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में पीएनएल डेबिट भी होगा और पे भी होगा। इंटरिम डिविडेंड अगर है तो करंट ईयर में पीएनएल डेबिट भी होगा और पेमेंट भी होगा, यानी पीएनएल में डेबिट भी करेंगे, कैश में आउटफ्लो भी होगा। फाइनल डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है तो पीएनएल में लास्ट ईयर डेबिट हो गया होगा, यानी इस साल के पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, खाली पे होगा। प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड है तो प्रीवियस ईयर में पीएनएल में डेबिट हो गया होगा, इस साल खाली पे होगा। ओके, करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड है तो करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड अगर है तो करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड खाली प्रपोज होगा, पे नहीं होगा, पे अगले साल होगा। अगर करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड खाली पीएनएल में डेबिट होगा, पेमेंट नहीं होगा। करंट ईयर का पीएनएल में डेबिट होगा, पे नहीं होगा। प्रीवियस ईयर का पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, खाली पे होगा। और इंटरिम डिविडेंड दोनों होगा, पीएनएल डेबिट भी होगा, कैश में पे भी होगा। क्लियर हो रहा है? बराबर। तो पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इंटरिम है कि फाइनल है। ओके, इंटरिम है कि फाइनल है कैसे पता चलेगा? अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डिविडेंड पेएबल नहीं है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डिविडेंड इंटरिम है। अगर बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में है और अगर आप पे कर रहे हो तो ये प्रीवियस ईयर का अगर पे करो, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डिविडेंड पेएबल है और अगर आप पे कर रहे हो तो इसका मीनिंग क्या होगा? वो प्रीवियस ईयर का पे कर रहे हो। ठीक है, और बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल नहीं है और फिर भी अगर आप पे कर रहे हो डिविडेंड, इसका मीनिंग है इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड हुआ 8,000, बराबर। जो मैंने आपको लॉजिक समझा एक बार लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। डिविडेंड 8,000 रुपए का मैंने पे किया, डिविडेंड अगर 8,000 का पे किया, एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू कैश। एंट्री डिविडेंड ऑब्वियसली कहां से पे करेंगे? पीएनएल से पे करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू कैश। अब यहाँ पे कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करे, यहाँ कोई एसेट क्रिएट करे। तो एंट्री बोला आपने पीएनएल टू कैश, एंट्री में पीएनएल भी आया, कैश भी आया। बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी इफेक्ट आएगी? एक इफेक्ट, दो इफेक्ट? तो दो इफेक्ट आएगी, क्योंकि एंट्री में पीएनएल भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो इफेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये रहा अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंट्री आपने क्या बोली थी? पीएनएल टू कैश। अगर पीएनएल में डेबिट किया तो एक डिविडेंड पे करना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है तो पीएनएल में से रिमूव करना पड़ेगा। तो पीएनएल में आपने क्या किया होगा? डिविडेंड जब पे किया एंट्री, तो एंट्री क्या बोली? पीएनएल टू कैश। तो पीएनएल डेबिट किया होगा, डेबिट मीनिंग क्या किया होगा? माइनस। तो अब रिवर्स करो, मीनिंग क्या करो? क्रेडिट करो, क्रेडिट मीनिंग प्लस। तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 करके लिखेंगे डिविडेंड पेड कितना था? 8,000। तो डिविडेंड पेड यहाँ पे 8,000 रुपए। यहाँ पे ऐड क्यों किया? क्योंकि यहाँ से ऑपरेटिंग में से रिमूव करना है और इसको उसका एक्चुअल प्लेस कहाँ पे? तो डिविडेंड पे करना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, क्योंकि डिविडेंड इक्विटी शेयर पे होता है। इक्विटी शेयर पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ तो उसका डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर पॉइंट नंबर 3 डिविडेंड पेड
डिविडेंड पेड कितना होगा, 8,000 का डिविडेंड पे किया, माइनस साइन से शो करेंगे, आउटफ्लो था तो इसको माइनस साइन से शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ जो मैंने आपको डिविडेंड वाला कंसेप्ट समझाया है वो नोट डाउन करके लिखिएगा, रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, हर क्वेश्चन के अंदर आपको काम लगेगा। यहाँ पे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स अपने क्लियर हो गए। इसके बाद पीएनएल और बैलेंस शीट जो क्वेश्चन की थी उसको एक एक करके पॉइंट को एक एक करके बारी बारी समझने का ट्राई करेंगे। ये अपना क्वेश्चन का ऐसा बोल सकते हैं एक पार्ट खत्म हो गया। ये एडजस्टमेंट्स को एक एक करके बारी बारी खत्म करो। एक बार एडजस्टमेंट खत्म हो गए ना, उसके बाद पीएनएल और बैलेंस शीट जो भी आपको दिया है उसको एक एक इंडिविजुअली पॉइंट को कवर करेंगे और ऑलमोस्ट काफी पॉइंट आपको ऐसे निकलेंगे कि जो एडजस्टमेंट में कवर हो ही गया होगा। अब आपको खाली बाकी के पॉइंट जो है, जैसे वर्किंग कैपिटल अभी इसमें एडजस्टमेंट में कवर नहीं हुआ, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट बचेंगे कि जो आपको एडजस्टमेंट्स में कवर नहीं हुए हैं, जो आपको कवर करके उसको कैश फ्लो में शो करना है। तो अपना एक पार्ट ये खत्म हो गया, एडजस्टमेंट खत्म हो गया। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं पीएनएल और बैलेंस शीट को बारी बारी रीड करेंगे और उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। आप पहले पीएनएल भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले बैलेंस शीट भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हो। अब हमने पढ़ना चालू करते हैं, पीएनएल और बैलेंस शीट को वन बाय वन रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, वहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन रिगार्डिंग सेल्स। अब ये जो सेल्स होता है, ये सेल्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सेल्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो उसको आपको रीअलोकेट या ट्रांसफर करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है, बराबर। इसके बाद आता है सीओजीएस। सीओजीएस जो है, ये सीओजीएस भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है तो इसको रीअलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीएनएल अकाउंट में से कौन सी चीज़ों को ढूंढना है, तो आपको पीएनएल अकाउंट में से ऐसी चीज़ों को ढूंढना है कि जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है या तो नॉन कैश एक्टिविटी है। दो चीज़ें आपको ढूंढनी है, नॉन कैश एक्टिविटी या तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये दो चीज़ों को आपको ढूंढना है यहाँ पे। तो सेल्स आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसको कुछ नहीं करेंगे। सीओजीएस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद तो ये तो ग्रॉस मार्जिन है, ठीक है, ये तो डिफरेंस निकाला है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,47,000, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। बट इसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 37,000। अब डेप्रिसिएशन है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट नॉन कैश है। आपको दो चीज़ों को पीएनएल में से निकालना है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। पीएनएल अकाउंट में से दो चीज़ों को निकालना है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बट वो नॉन कैश है तो इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अपना पहला पॉइंट स्टार्ट होगा, डेप्रिसिएशन 37,000, बराबर। डेप्रिसिएशन 37,000, डेप्री की एंट्री क्या होगी, तो डेप्रिसिएशन बेसिकली पीएनएल में डेबिट होता है और असेट्स में से माइनस होता है। तो अपने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में पीएनएल में डेबिट किया होगा तो वापस क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मीनिंग क्या होगा, प्लस। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इसको ऐड बैक करेंगे, डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्री की फिगर कितनी थी वो देख लो, 37,000 था डेप्रिसिएशन। तो 37,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो कर देंगे। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये नॉन कैश एक्टिविटी है तो उसको ऐड कर दिया 37,000। ओके, उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो बैलेंस शीट के अंदर देखो डेप्रिसिएशन कहाँ पे है, तो बैलेंस शीट ये रहा। डेप्रिसिएशन प्लांट असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो हमने प्लांट अकाउंट बनाया था क्वेश्चन में, तो प्लांट अकाउंट के अंदर 37,000 का डेप्रिसिएशन शो कर देंगे। ये रहा अपना प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट में डेप्री की इफेक्ट आएगी पीएनएल टू प्लांट, एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू प्लांट। प्लांट में क्रेडिट से रहेगा तो प्लांट में क्रेडिट से लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट 37,000, अमाउंट इज 37,000। और यहाँ पे बाय पीएनएल अकाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि ये क्या था, डेप्रिसिएशन था। ऊपर वाला पीएनएल क्या था, याद है, लॉस था। ये पीएनएल डेप्री है, समझने के लिए आप लिख सकते हो 37,000। एंट्री पीएनएल टू प्लांट, एंट्री क्या हुई, पीएनएल टू प्लांट। तो प्लांट में क्रेडिट से आ गया, पीएनएल डेबिट हुआ, एंड पीएनएल अगर डेबिट हुआ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी। एंट्री में अगर पीएनएल है कैश बैंक आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पे जाएगा, तो पीएनएल डेबिट हुआ था तो वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट मीनिंग क्या, प्लस। तो ये हमने प्रॉफिट के अंदर ये डेब्री को प्लस कर दिया, 37,000 हो गया। इसके बाद आगे पीएनएल रीड करना स्टार्ट करते हैं। पीएनएल अकाउंट में आगे डेप्री के बाद ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला पॉइंट हो गया। एक एक पॉइंट को आपको इंडिविजुअली रीड करना पड़ेगा। ये पीएनएल में सेल्स हो गया, सीओजीएस हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्री हो गया। अदर इनकम अदर एक्सपेंस पे आते हैं। तो अदर इनकम अदर एक्सपेंस में लिखा है इंटरेस्ट पेड 27,000। द वर्ड यूज इज व्हाट, इंटरेस्ट पेड, मीनिंग ऑलरेडी पे हो चुका है 23,000। तो इंटरेस्ट अगर ऑलरेडी पे हो चुका है तो इंटरेस्ट पे करना, वो इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इंटरेस्ट बेसिकली बॉन्ड या डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे होता है। क्वेश्चन में बॉन्ड्स है तो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट पे किया होगा। तो बॉन्ड के ऊपर अगर इंटरेस्ट पे किया तो एंट्री क्या होगी, बॉन्ड का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा टू कैश और बैंक अकाउंट, और इंटरेस्ट अकाउंट अल्टीमेटली पीएनएल में डेबिट होगा।
एंट्री डबल एंट्री में बोलूँ तो ऐसा होगा, इंटरेस्ट टू बैंक एंड पीएनएल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू बैंक पीएनएल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट को कट कर दो तो डायरेक्ट एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू कैश और बैंक। तो पीएनएल अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो एक इफेक्ट पीएनएल में डेबिट किया, तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो फाइनेंसिंग में लिखने के लिए ये तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख रहे हैं, पीएनएल का जो प्रॉफिट है ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि आपको फाइनेंसिंग में लिखना है। तो फाइनेंसिंग में लिखने के लिए ऑपरेटिंग में से रिमूव करेंगे, क्योंकि पीएनएल में डेबिट हो गया, अब क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट मीनिंग क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे डेप्री के बाद यहाँ पे 4th नंबर का पॉइंट आएगा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, और इसकी अमाउंट थी, इंटरेस्ट पेड की अमाउंट थी 23,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड यहाँ पे ऐड कर देंगे 23,000, ये अमाउंट आ गई। और इंटरेस्ट जो पे किया था वो एक्चुअली फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर 4th नंबर का पॉइंट यहाँ पे शो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड 23,000। इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट, डिबेंचर, बॉन्ड, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट पे करना हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, बट अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट हमेशा फिक्स आंसर नहीं है। इसके बाद ये देखो, इंटरेस्ट रिसीव कब होता है, इन्वेस्टमेंट करो तो इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो इंटरेस्ट रिसीव होना वो कौन सी एक्टिविटी होगा, आप समझ सकते हैं लॉजिकली कि इंटरेस्ट रिसीव होना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, 6,000। तो 6,000 जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या हुई होगी, इंटरेस्ट रिसीव होने की एंट्री क्या की होगी, बैंक टू पीएनएल, पीएनएल में क्रेडिट किया होगा तो एंट्री क्या की, बैंक टू पीएनएल। तो बैंक टू पीएनएल, अब अगर एंट्री में बैंक और पीएनएल दोनों आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी इफेक्ट आएगी, 2 इफेक्ट आएगी। जैसे इंटरेस्ट पेड की इफेक्ट भी 2 ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एक फाइनेंसिंग में, एक ऑपरेटिंग में। तो वैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो एंट्री होगी बैंक टू पीएनएल, तो पीएनएल क्रेडिट किया होगा। तो पहली इफेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव होना कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना हो तो ऑपरेटिंग में से रिमूव करना पड़ेगा। एंट्री बैंक टू पीएनएल, पीएनएल क्रेडिट किया होगा पहले, तो अब क्या करो, डेबिट। डेबिट मीनिंग क्या, माइनस। तो यहाँ पे माइनस वाला जो हेडिंग है उसके अंदर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के अंदर यहाँ पे 2nd नंबर का पॉइंट यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ था तो इंटरेस्ट को 2 जगह पे शो करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव होने की एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट किया था तो पीएनएल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट करने के लिए यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में इसको यहाँ पे शो करेंगे। 2nd नंबर का पॉइंट दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट देख ले कितना था, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी रिसीव, दैट इज 6,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज़ रिसीव हुआ था, पीएनएल में क्रेडिट किया था, तो अब डेबिट कर देंगे माइनस। और ये एंट्री क्या बोली अपने, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल क्रेडिट। तो पीएनएल क्रेडिट किया था तो डेबिट हो गया, बट कैश और बैंक में ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा क्योंकि इंटरेस्ट मिलता कहाँ से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ₹6,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव होगा, इसको यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पीएनएल में आगे देखें तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000। ये चीज़ें ऑलरेडी अपने एडजस्टमेंट जब कर रहे थे तो उसके अंदर ऑलरेडी कवर हो गई है। तो आप देखो यहाँ पे इसको ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया होगा। यहाँ पे देखो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपीज़। ऑलरेडी जब हम एडजस्टमेंट कर रहे थे तभी हमें पता चल गया था कि ये चीज़ आने वाली है और पीएनएल में ऑलरेडी दी है, बट हमने उसके पहले ही जब हम एडजस्टमेंट कर रहे थे हम क्या करते, एक एक करके एंट्री बोलते और एंट्री की इफेक्ट अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाती है तो वो भी हम कर लेते हैं। इसीलिए ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी हमें कंसिडर कर दिया था हमने और ऑलरेडी इसकी इफेक्ट हो गई थी, तो ये जो चीज़ों को ऑलरेडी हमने कंसिडर कर दिया है। इसके बाद है 7,000 रुपीज़ इनकम टैक्स। 7,000 ये इनकम टैक्स हमेशा ध्यान रखिएगा, पीएनएल में जो इनकम टैक्स होता है हमेशा टैक्स प्रोविजन होता है, टैक्स पेड नहीं होता। टैक्स पेड बाद में होता है, पहले प्रोविजन होता है बाद में पेमेंट होता है। सो पीएनएल में कभी भी टैक्स पेड नहीं होता, टैक्स प्रोविजन होता है। तो टैक्स प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन, पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन। अब बैलेंस शीट के अंदर देखिए इससे कनेक्टेड अकाउंट होगा, इससे कनेक्टेड अकाउंट देखो यहाँ पे है इनकम टैक्स पेबल अकाउंट यानी टैक्स प्रोविजन अकाउंट। तो टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग है 5,000 और क्लोजिंग है 3,000। तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट बना के ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट कर लेते साथ में, इससे कनेक्टेड पॉइंट है। तो हमेशा टैक्स प्रोविजन का पॉइंट है तो उसके लिए अकाउंट हमेशा ही बना ही देंगे सो दैट आपको पता चले कि टैक्स पे कितना किया था। 7,000 जो है टैक्स प्रोविजन है, टैक्स पेड नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट बना के उसका टैक्स प्रोविजन की अमाउंट कितनी आती है, सॉरी टैक्स पेड की अमाउंट कितनी आती है वो फाइंड कर लेते हैं।
और उसके बाद इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो कर देंगे। सो अकाउंट मैंने बना दिया, अकाउंट का नाम लिख देंगे, टैक्स पेबल अकाउंट या टैक्स प्रोविजन अकाउंट, जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। टैक्स प्रोविजन अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेता हूं मैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग देखो तो है 5000 और क्लोजिंग है 3000। ओपनिंग 5000, टैक्स प्रोविजन अकाउंट का ओपनिंग 5000 और क्लोजिंग बैलेंस है 3000। इसको यहाँ पे क्लोजिंग में शो कर देंगे 2, बैलेंस क्रेडिट डाउन 3000। ओके, फिर पीएनएल अकाउंट जो हमने बनाया था, पीएनएल देखा था, उसके अंदर बोला था टैक्स प्रोविजन कितना था 7000। तो टैक्स प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन। तो पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय पीएनएल अकाउंट, दैट इज 7000 पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन। अब ये जो एंट्री आपने बोली पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन, तो एंट्री में पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट नहीं आया, बट पीएनएल अकाउंट तो आया। तो पीएनएल अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो टैक्स पेड जो है उसको हम अलग से यहाँ पे टैक्स पेड, उसको हम यहाँ पे अलग से पीएनएल कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसका एक अलग ही हेड, दैट इज टैक्स पेड। तो अगर इसको यहाँ पे टैक्स पेड की अमाउंट को यहाँ पे शो करना है, तो टैक्स प्रोविजन की जो अमाउंट है वो तो नॉन कैश एक्टिविटी हुआ, लाइक डेप्रिसिएशन। तो डेप्री जैसे नॉन कैश एक्टिविटी, टैक्स प्रोविजन भी नॉन कैश एक्टिविटी। जो पीएनएल में डेबिट किया था 7000, एंट्री था पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन। पीएनएल डेबिट किया तो वापस क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो टैक्स प्रोविजन की जो फिगर थी उसको यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा। पीएनएल में डेबिट हुआ था, वापस क्रेडिट करेंगे। टैक्स प्रोविजन की फिगर यहाँ पे आएगी 7000 रुपीज़, इसको यहाँ पे ऐड बैक कर दिया, ठीक है। और दूसरी इफेक्ट पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया। टैक्स प्रोविजन अकाउंट अभी क्लोज करना बाकी है, उसको लास्ट में देखेंगे। ये पूरा टैक्स प्रोविजन, ये पीएनएल खत्म हो गया अपना, यहाँ तक पीएनएल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स हो गए। 7000 लास्ट, ये पीएनएल का टैक्स प्रोविजन था। उसके बाद 16000 का प्रॉफिट था और 16000 का प्रॉफिट पीएनएल का आ गया। उसके बाद बैलेंस शीट में असेट साइड चालू कर दे, असेट साइड और फिर लायबिलिटी साइड। पहले पीएनएल रीड कर दिया, पहले सबसे पहले तो एडजस्टमेंट किया, उसके बाद पीएनएल चेक कर लिया, अब बैलेंस शीट चेक कर दिया एक एक पॉइंट करके। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है प्लांट। तो प्लांट का हमने अकाउंट बना दिया था, इसको खाली क्लोज करना बाकी है, उसको लास्ट में मैं क्लोज करता हूँ। प्लांट अकाउंट में की इफेक्ट जितनी भी है वो सारी हो चुकी है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, तो प्लांट अकाउंट को जाने दो, वो ऑलरेडी हो गया। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की भी सारी इफेक्ट हमने ऑलरेडी कर दी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ भी पेंडिंग नहीं, अकाउंट बना दिया था, खाली अकाउंट क्लोज करना बाकी है, उसको भी हम लास्ट में देखेंगे। इसके बाद आता है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स में आप देखो तो करंट असेट्स में सबसे पहला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का बैलेंस लास्ट ईयर था 1,10,000 और इस साल है 1,44,000। इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसको वर्किंग कैपिटल में शो करेंगे। तो लास्ट ईयर की कंपेयर में 1,10,000 और 1,44,000, 34,000 इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है। अब इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। इन्वेंट्री हम परचेस करेंगे तो आउटफ्लो होगा। तो इन्वेंट्री आउटफ्लो जो हुआ था इसको हम वर्किंग कैपिटल के अंदर शो कर देंगे। चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के अंदर इन्वेंट्री करके इसको यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे शो करता हूँ इन्वेंट्री 34,000 हमने इन्वेंट्री खरीदी है, इसको मैं पहले इनर कॉलम में शो करता हूँ। ये फर्स्ट कॉलम में भी शो कर सकते हैं। मैं 34,000 यहाँ पे शो करता हूँ। आउटफ्लो क्यों मैं शो कर रहा हूँ, बिकॉज ये इन्वेंट्री परचेस की होगी, इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इसको मैंने परचेस किया होगा, तो परचेस किया तो इन्वेंट्री माइनस साइन से शो करेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री में यही लॉजिक आपको हमेशा अप्लाई करना है कि इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग परचेज हुआ होगा तो आउटफ्लो होगा, इन्वेंट्री कम हो रहा है तो सेल हुआ होगा तो इनफ्लो हुआ होगा, बराबर। और इससे क्रेडिट और डेटर की इफेक्ट जो आएगी, इन्वेंट्री अगर आप परचेज सेल करते हो तो डेटर्स या क्रेडिटर्स की इफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे आपको लॉजिक चेंज नहीं करना, उसकी दूसरी इफेक्ट क्रेडिट और डेटर में अपने आप हो जाएगी। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मीनिंग डेटर्स का ओपनिंग है 55 और क्लोजिंग है 47, तो 55 माइनस 47 कम्स टू 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब डेटर्स प्रीवियस ईयर की कंपेयर में डिक्रीज हो रहे हैं, 8,000 से डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या, तो डेटर्स से कलेक्शन आया होगा, तो 8,000 का डेटर्स का कलेक्शन आया होगा, तो यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे डेटर्स को भी शो कर देंगे 8,000 से। इनफ्लो शो करना पड़ेगा, डेटर्स कम हो रहा है, डेटर्स कम हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, डेटर्स से पैसा कलेक्ट हुआ होगा, तो 8,000 रुपये डेटर्स प्लस साइन से शो करेंगे। इसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश बैलेंस है ओपनिंग 15,000, क्लोजिंग 46,000। कैश एंड बैंक बैलेंस को हम कहाँ लिखते हैं, लास्ट पॉइंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में लिखा था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 15,000, क्वेश्चन में आपको बोला है ओपनिंग कैश बैलेंस है 15,000 और क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना था, 46,000 समथिंग था। क्लोजिंग कैश बैलेंस वॉज 46,000 और ये 46,000 और कुछ नहीं, ये अपना आंसर है 46,000 क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस, इसको समझना थोड़ा।
प्रीपेड एक्सपेंस में कैसे होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग है 5000 और क्लोजिंग है 1000। प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग कितना है 5000, क्लोजिंग कितना है 1000। अब आप समझो ये प्रीपेड एक्सपेंस लास्ट ईयर 5000 पे किया होगा, लास्ट ईयर 5000 पे किया होगा प्रीपेड, लास्ट ईयर पे किया होगा क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, तो एंट्री 5000 रुपीज लास्ट ईयर पे किया होगा, तो इसको पीएनएल में डेबिट नहीं किया होगा, ये तो एडवांस पे किया है, तो सीधा बैलेंस शीट में शो किया होगा एडवांस में। अब ये 5000 में से करंट ईयर में प्रीपेड कितना शो कर रहा है 1000, यानी प्रीवियस ईयर में पे किया हुआ एक्सपेंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में बैलेंस शीट में था 5000, प्रीवियस ईयर में 5000 पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ होगा। समझो 5000 लास्ट ईयर जब प्रीपेड एक्सपेंस पे किया होगा तो इसकी एंट्री की होगी प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, यानी बैलेंस शीट में असेट साइड शो किया होगा 5000 और कैश आउटफ्लो शो किया होगा। अब इस साल प्रीपेड एक्सपेंस 5000 में से 1000 हो गए, इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रीपेड एक्सपेंस जो बैलेंस शीट में था 5000, उसमें से 4000 कम करके अपने पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा इस साल, तो इसकी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या की होगी, पीएनएल टू प्रीपेड एक्सपेंस, एंट्री क्या की होगी पीएनएल टू प्रीपेड एक्सपेंस। डिफरेंस अमाउंट कितना था, तो 5000 माइनस 1000, प्रीपेड एक्सपेंस कितना कम हुआ, तो 4000 रुपए से प्रीपेड एक्सपेंस कम हुआ, यानी बैलेंस शीट में से 5000 में से 4000 आपने कहां ट्रांसफर किया होगा, पे नहीं किया होगा। इंपॉर्टेंट थिंग समझना, इसको आपने पे नहीं किया होगा, पे तो लास्ट ईयर हो चुका है, 5000 रुपए पे तो लास्ट ईयर हो चुका है, आपने करंट ईयर में खाली इसको पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा। 5000 प्रीवियस ईयर में एडवांस पेमेंट था, जिसमें से एक्चुअल खर्चा 4000 करंट ईयर में हुआ। तो करंट ईयर में अगर खर्चा हुआ तो एंट्री नॉर्मली हम एक्सपेंस की एंट्री क्या करते हैं, एक्सपेंस टू कैश करते हैं, बट कैश आउटफ्लो तो लास्ट ईयर ही हो चुका है। नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेंस पे करो तो एंट्री क्या करते हैं, एक्सपेंस टू कैश। अब एक्सपेंस टू कैश इस साल नहीं करना है, एक्सपेंस टू कैश इस साल नहीं करना है क्योंकि कैश तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में जा चुका है, तो इस साल एक्सपेंस हुआ है 4000 का, बट इसकी एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेंगे, टू प्रीपेड एक्सपेंस करेंगे। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू प्रीपेड एक्सपेंस, एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस 4000 से कम होगा और पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, तो ये वर्किंग कैपिटल में अब देखो समझो 4000 रुपए पीएनएल डेबिट हो रहा है और सामने कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर हो चुका है आउटफ्लो। तो 4000 रुपए पीएनएल में डेबिट हुआ है, बट पीएनएल में 4000 रुपए डेबिट हुआ है बट आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो पीएनएल में डेबिट हुआ तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट नहीं क्या करेंगे, प्लस। तो जो वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट है इसी के अंदर इसको भी शो कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस को। यहां पे मैं वर्किंग कैपिटल के अंदर इसको भी शो कर देता हूं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस 5000 में से 1000 हो गया, मीनिंग 4000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंस कम हो गए, 4000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंस कम हो गए, तो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री हमने पीएनएल में ट्रांसफर की होगी। वापस एक बार एंट्री क्या हो गई, पीएनएल टू प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस की एंट्री नॉर्मली होती है पीएनएल टू कैश, इसकी जगह क्या हुआ, पीएनएल टू कैश की जगह क्या हुआ, पीएनएल टू प्रीपेड एक्सपेंस। पीएनएल डेबिट हुआ जिसमें आउटफ्लो नहीं हुआ, तो पीएनएल डेबिट हुआ मीनिंग माइनस हुआ, तो इसको रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करो, क्रेडिट मीनिंग क्या करो, प्लस। तो यह मैंने प्लस कर दिया, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में 4000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें, बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, इसके बाद शेयर कैपिटल, लायबिलिटी साइड, असेट साइड खत्म हो गया, नाउ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल की वैल्यू लास्ट ईयर थी 3,15,000 और करंट ईयर में है 4,65,000, तो शेयर कैपिटल कितना इंक्रीज हो रहा है, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 1,50,000 से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। एंड हमने ये शेयर कैपिटल इंक्रीज वाला जो पॉइंट है ना, ऑलरेडी फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर ऑलरेडी 150 शो कर दिया था, तो अब अपने को कोई एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। जब हमने एडजस्टमेंट किए थे उसी में शेयर कैपिटल वाला पॉइंट कवर हो चुका था, तो अब इसमें कोई एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है शेयर कैपिटल हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिफरेंस है 8000 रुपए, इसको ऑलरेडी हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख दिया था, वहां से तो हमने क्वेश्चन चालू किया था, तो ये भी ऑलरेडी हो चुका है। बॉन्ड, तो बॉन्ड का हमने अकाउंट बनाया था, बॉन्ड अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मीनिंग ऑलरेडी बॉन्ड अकाउंट बना दिया था, तो अब इसमें कोई आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी हो गया। एंड करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में अकाउंट्स पेबल लास्ट ईयर 43,000 था, इस साल है 50,000, तो अकाउंट पेबल मीनिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ रहे, मीनिंग हमने क्रेडिटर से परचेस किया होगा बट पेमेंट नहीं किया, क्रेडिटर बढ़ रहे, इसका मीनिंग क्या हुआ, पेमेंट नहीं हुआ। सो परचेज हुआ 7000 का परचेज हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ बट सामने पेमेंट नहीं हुआ, तो नॉन कैश एक्टिविटी हुआ। तो परचेज 7000 रुपए डेबिट हुआ बट सामने कैश आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं, तो इसको नलीफाई करना पड़ेगा कैश मैच करने के लिए। तो 7000 रुपए पीएनएल में डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया होगा बट सामने कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, तो कैश आउटफ्लो नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7000 रुपए पीएनएल में डेबिट हुआ तो नलीफाई करने के लिए इसको 7000 को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मीनिंग क्या, प्लस। तो ये क्रेडिटर्स कहां आते हैं, वर्किंग कैपिटल के पार्ट में आते हैं, तो यहां पे अपना वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, इसमें वर्किंग कैपिटल के अंदर क्रेडिटर्स को दिखा देंगे। क्रेडिटर्स 7000 रुपए, आपको ये 7000 का लॉजिक समझ में आया होगा।
आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि ये प्लस होगा ये माइनस होगा, आप लॉजिक से समझो। क्रेडिटर बढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या, परचेस किया होगा, परचेस किया तो पीएनएल डेबिट किया होगा, ट्रेडिंग पीएनएल डेबिट किया होगा, डेबिट किया बट आउटफ्लो हुआ नहीं तो रिवर्स कर दो, नलीफाई कर दो। तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया था तो अब क्रेडिट कर दो, क्रेडिट मीनिंग क्या करो, प्लस कर दो, वर्किंग कैपिटल में आके प्लस कर दिया, बराबर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बराबर, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद अक्रूड लायबिलिटी, सेम लॉजिक। अक्रूड लायबिलिटी लास्ट ईयर थी 9,000 और इस साल है 12,000, मीनिंग 9,000 की सामने 12,000 बैलेंस हुआ, मीनिंग 3,000 लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बराबर। मीनिंग लायबिलिटी मीनिंग ये कोई एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट किया आपने 3,000 रुपीज, आपने किसी के पास से बेनिफिट लिया, आपने कोई सर्विस ली है, फॉर एग्जांपल ये अक्रूड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल सैलरी, नाम कोई भी दे दो आप इसको सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, कुछ भी नाम दे दो, बराबर, तो आपको जल्दी समझ आएगा। फॉर एग्जांपल ये सैलरी है तो 3,000 रुपये आपने सैलरी इंक्रीज की, अक्रूड लायबिलिटी, आपने 3 सैलरी नाम दे दिया मैंने, तो सैलरी मैंने पीएनएल में 3,000 रुपये डेबिट की, बट सामने 3,000 रुपये लायबिलिटी मेरी बढ़ी, बट सामने 3,000 रुपये लायबिलिटी बढ़ी बैलेंस शीट में, बट कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है। सेम लाइक क्रेडिटर हुआ, पीएनएल डेबिट हुआ बट सामने पेमेंट हुआ नहीं, तो पीएनएल डेबिट हुआ बट सामने कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं, तो रिवर्स कर दो। तो पीएनएल 3,000 रुपये डेबिट किया था ज्यादा, सामने आउटफ्लो नहीं हुआ, तो पीएनएल डेबिट किया था, अब रिवर्स करके क्रेडिट कर दो। क्रेडिट मीनिंग क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो अगेन ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा, तो इसको भी वर्किंग कैपिटल के अंदर शो कर देंगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितने रुपए शो करेंगे, 3,000 रुपीज। सो 3,000 रुपीज प्लस करेंगे। प्लस क्यों किया, समझ आया आपको, पीएनएल में डेबिट किया था बट सामने आउटफ्लो नहीं हुआ, तो पीएनएल डेबिट किया तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट मीनिंग प्लस कर दो, ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गया। लास्ट पॉइंट इज इनकम टैक्स पेबल, तो इसका हमने अकाउंट बनाया था, उसको क्लोज करना खाली बाकी, वो देख लेते हैं। सो हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक एक करके हमने पीएनएल का पॉइंट, एक एक पॉइंट पढ़े पीएनएल के, एक एक करके बैलेंस शीट के सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब हमें खाली एक लास्ट पॉइंट कवर करना बाकी, टोटल करना बाकी ऑब्वियसली। इसके सिवाय अकाउंट्स क्लोज करने बाकी है। अकाउंट्स हमने सारे बना दिए, सारे एडजस्टमेंट्स, एंट्री सब कुछ कर दिया, खाली अकाउंट्स को क्लोज करना बाकी, अकाउंट का डिफरेंस निकालना बाकी है। तो एक एक करके अब मैं अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट कर दूँ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर दे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड है 1,27,000 प्लस 78,000 प्लस 12,000, डेबिट साइड टोटल हो रहा है 2,17,000 और क्रेडिट साइड का टोटल भी हो रहा है 2,17,000। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, कोई डिफरेंस शो नहीं कर रहा है, अपने आप अकाउंट ही क्लोज हो गया, लाइक स्क्वायर ऑफ हो गया। फिर प्लांट अकाउंट बनाते, प्लांट अकाउंट का टोटल करते हैं 4,37,000 डेबिट साइड प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख दैट इज 657,000, डेबिट साइड का टोटल 657, क्रेडिट साइड का टोटल भी 657 हो रहा है। सो प्लांट अकाउंट भी क्लोज हो गया, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, बॉन्ड अकाउंट देख ले। तो बॉन्ड अकाउंट में डेबिट का टोटल 50,000 प्लस 2,95,345 और क्रेडिट का भी 345। सो बॉन्ड अकाउंट भी क्लोज हो गया, पहले तीन अकाउंट टोटल क्लोज हो गए, इसमें कोई डिफरेंस शो नहीं हो रहा है। लास्ट एक टैक्स प्रोविजन अकाउंट बाकी है, उसको क्लोज कर लेते हैं। तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल 5,000 प्लस 7,000, 12,000 माइनस 3,000 कम्स टू 9,000। ये टैक्स प्रोविजन का डिफरेंस जो 9,000 आया, ये 9,000 क्या शो करेगा, तो इट शोज दी टोटल टैक्स पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। लॉजिकली समझना हो तो 5,000 का टैक्स लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, 7,000 का प्रोविजन करंट ईयर में किया, मीनिंग टोटल आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना, 12,000 रुपये। 5,000 लास्ट ईयर का बाकी था, इस साल का 7,000, टोटल कितना हो 12,000। 12,000 में से क्लोजिंग में कितना दिखा रहा है, 3,000 ही बाकी है। टोटल टैक्स पेबल था 12,000, उसमें से क्लोजिंग क्या दिखा रहा है, 3,000 बाकी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 9,000 रुपये पे किया होगा। तो एंट्री क्या होगी, टैक्स प्रोविजन टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होगी इसकी, कैश टैक्स प्रोविजन टू कैश और बैंक 9,000। तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट टू कैश और बैंक, और टैक्स प्रोविजन टू कैश और बैंक, तो एंट्री में कैश और बैंक आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी, और टैक्स पेड का तो हम अलग ही एक टैब रखते हैं। तो यहाँ पे 9,000 का जो टैक्स पे किया था उसको यहाँ पे अलग ही टैब में शो कर देंगे, 9,000 टैक्स पेड, बराबर। अब ये अपने सारे के सारे अकाउंट्स आप देख लो, सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए अपने। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, प्लांट अकाउंट क्लोज हो गया, बॉन्ड अकाउंट क्लोज हो गया, टैक्स प्रोविजन क्लोज हो गया, जितने भी अपने अकाउंट बनाए थे सारे क्लोज हो गए। एंड फाइनली अब टोटल करने की बारी। अब टोटल करने में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें, पीएनएल का प्रॉफिट कितना था, 8,000, ठीक है। फिर उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एडिशन कितना हो रहा है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 37,000 प्लस 23,000 प्लस 7,000 कम्स टू 78,000। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल आ रहा है 78,000। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का टोटल आ रहा है 18,000।
12,000 एंड 6,000, बट ये माइनस साइन से आएगा 18,000, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का टोटल 18,000। ओके, और इसके बाद यहाँ तक का टोटल करें कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो तीन चीज़ें आई, 8,000, 78,000, 8,000, 78,000 और 18,000। तो 8,000 प्लस 78,000 माइनस 18,000 comes to 68,000. तो this 68,000 is what change cash flow before change in working capital 68,000 पॉजिटिव साइन आ रहा है क्योंकि 78,000 ज़्यादा था, पॉजिटिव था, तो 68,000 कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर वर्किंग कैपिटल का चेंज हमने यहाँ पे दिखाया था, वो सब टोटल करते हैं। प्लस में है 8,000, 4,000 और 7 and 3 टोटल 10,000, 22,000 प्लस है, 34,000 माइनस है, सो माइनस 12,000 आएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल 12,000 माइनस शो करे, सो 68,000 माइनस 12,000 कम्स टू 56,000। ये 56,000 जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये 56,000 क्या होगा, तो 56,000 इज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। 56,000 इज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। उसमें से सिर्फ 56,000 में से 9,000 रुपये माइनस कर दो टैक्स पेड का, तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ रहा है 47,000। 56 माइनस 9,000, 47,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में कुछ नहीं है, सो फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना, 47,000। इसको यहाँ पे बाहर शो कर देंगे सेकेंड कॉलम में, 47,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बराबर। ये एक अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 47,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे जाते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये सारी इन्फॉर्मेशन सी, इसको बाहर लिखना है। फिर टोटल प्लस साइन का टोटल करें तो 1,02,000 प्लस है, प्लस 5,000 प्लस 6,000 माइनस 78,000 माइनस 1,20,000, तो 85,000 माइनस आ रहा है। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो रहा है, 85,000 का आउटफ्लो था, नेट आउटफ्लो 85,000 से आउटर कॉलम में शो कर देंगे। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी लास्ट टोटल 1,50,000 प्लस साइन था, माइनस 50,000 माइनस 8,000 माइनस 23,000, 69,000 पॉजिटिव शो कर रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल 69,000 पॉजिटिव शो कर रहा है। एंड फाइनली अपने पास अब चार टोटल आ गए। इन्वेस्ट ऑपरेटिंग का था 47,000, ऑपरेटिंग का टोटल 47,000 माइनस 85,000 इन्वेस्टिंग का, प्लस 69,000 फाइनेंसिंग का एंड 15,000 ओपनिंग, यानी ये सब का टोटल प्लस माइनस करे तो इट कम्स टू 46,000। एंड ये 46,000 जो है ये अपने पास यहाँ पे देखे क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना था, 46,000 क्वेश्चन में दिया था। तो फाइनली जब आप ये चारों प्लस माइनस करो, चारों मीनिंग कौन, 47,000, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, 47,000 माइनस 85,000 प्लस 69,000 एंड प्लस 15,000 ओपनिंग कैश। तो ये सबका प्लस माइनस करे तो आंसर कम्स टू 46,000। ये 46,000 क्या शो कर रहा है, तो 46,000 शो कर रहा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ये 46,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये आंसर करेक्ट है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो आंसर करेक्ट है कि नहीं फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप देखो, तो आंसर क्लोजिंग जो कैश है अपना बैलेंस शीट में ये 46,000 है। सो यहाँ पे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली होता है। सो यहाँ पे दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.